ऑडियो स्टार्ट।
तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शक्ति संघर्ष एवं गतिशीलता दिल्ली देश की राजधानी है और देश का दिल भी कहते हैं, राजनीतिक दिल यहीं धड़कता है। तो इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं और ये जो विषय है अप्रत्यक्ष रूप से उसी से संबंधित है। और इस विषय की औपचारिक शुरुआत 1991 से होती। 1991 में दो घटना हुई, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमें पावर डायनेमिक्स पर बात करनी है तो एक क्रमवार चर्चा होगी और समुद्र की लहरों के साथ आगे बढ़ेंगे और समाप्त भी हो जाएंगे, ठीक है ना। 1991 में दो घटना घटती है। एक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 और एक होता है 69वां संविधान संशोधन और इसी के तहत एक अनुच्छेद आता है 239AA, ठीक है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है और कानून के तहत यह लिखा जाता है कि भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था इन तीनों को छोड़कर राज्य सूची के सभी विषयों पर दिल्ली की विधानसभा को विधि बनाने और दिल्ली की सरकार को कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, इन तीन विषयों को छोड़कर, ठीक है। इसी एक सामान्य प्रावधान के रूप में आप समझ लें 1991 से वर्तमान दिल्ली की यात्रा प्रारंभ होती है और मदन लाल खुराना जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे वो मुख्यमंत्री बनते। उसके बाद उसी दल से दो और मुख्यमंत्री आते हैं, सुषमा स्वराज और साहब सिंह वर्मा। समझना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो उस समय सत्ता में थी, उस समय संघ की सरकार में
कांग्रेस थी। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल मात्र 13 दिनों का। अर्थात विपक्षी दल संघ में था, जो दिल्ली के सत्ता पर आसीन राजनीतिक दल से वैचारिक मतभेद रखता था। और उसके बाद 1998 में शीला दीक्षित की सरकार आ जाती है, जो 15 साल तक रहती है, जो 2013 में जाकर हारती है। ठीक है ना। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संघ में है, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। 2004 से 14 इसी बीच में संघ और राज्य में एक ही दल की सरकारें होती। यह राजनीतिक समीकरण आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1991 से लेकर 2014 तक संघ की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में कोई भी विवाद नहीं था। कोई भी विवाद अंदरूनी होगा, सार्वजनिक कोई विवाद नहीं था। एक भी विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2015 से विवादों का सिलसिला शुरू हुआ और सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। सत्ता संघर्ष की यह कहानी 2015 से शुरू होती है। 2015 में भारत की सरकार ने एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी कर दी और उसमें कहा कि सेवा भारत सरकार के अधीन होगा। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली की जो मौजूदा स्थिति है, यह 1991 के अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत है। लेकिन 2015 में संभवतः संसदीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए न तो संशोधन किया गया, न ही अधिनियम में संशोधन हुआ, न संविधान में, बल्कि एक अधिसूचना जारी कर दी गई और सेवा को भारत सरकार के हाथों में ले लिया गया, जबकि कानून केवल 3 की बात करता था। सेवा को जब भारत सरकार लेगी तो उसका मतलब क्या है कि दिल्ली के मुख्य सचिव, जो राज्य के सबसे वरिष्ठ होते हैं, मुख्य सचिव से लेकर नीचे के कर्मी तक, यानी प्रशासन का प्रत्येक व्यक्ति संघ के हाथ में हो जाएगा। दिल्ली सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह नोटिफिकेशन से जारी कर दिया गया। दिल्ली की सरकार उच्च न्यायालय में जाती है और 2017 में उच्च न्यायालय दिल्ली का निर्णय आता है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वह नोटिफिकेशन सही था। पसंद नहीं आया, जो नोटिफिकेशन नहीं हो सकता है, लोकतंत्र है, तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार वह गलत नहीं था। दिल्ली की सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाती है
और 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया, और न सिर्फ बदला बल्कि कुछ कठोर अवलोकन भी प्रस्तुत किए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल जो अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह राज्यपाल के समकक्ष नहीं है। वह एक प्रशासक है जो राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन करता है। वह राज्य का कार्यपालिका प्रमुख नहीं है जो राज्यपाल होता है। दूसरा, उपराज्यपाल को संविधान की भावना और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के तहत काम करना होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होगा। यह जरूरी नहीं है कि उपराज्यपाल हर बात पर सहमति रखे, लेकिन उसे अकेले काम करने का अधिकार नहीं। और एक अनुच्छेद है, यहीं पर लिख रहा हूं, 239AA4, यही सबसे ज्यादा विवादास्पद है। इसमें यह लिखा गया है कि एनी मैटर, कोई भी मुद्दा, अगर उपराज्यपाल मुद्दे पर मंत्रिपरिषद से सहमत न हो तो राष्ट्रपति के पास भेज देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में कहा कि कोई भी मुद्दा का मतलब यह नहीं कि सभी मुद्दा। अगर उपराज्यपाल दिल्ली के मंत्रिपरिषद के फाइल पर बैठ जा रहा हो या विधायिका के किसी भी फाइल पर बैठ जा रहा हो, तो यह संवैधानिक भावना के विरुद्ध है। और यदि हर मामले को राष्ट्रपति को भेज रहा हो तो यह संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। उपराज्यपाल से मशीन की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं होती। यह निर्णय दे दिया सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर एक चूक कर दी, और वह चूक यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कुछ नहीं कहा। सेवा वाले मामले पर सर्वोच्च न्यायालय मौन रह गया। बावजूद इसके 2021 में अब राजनीतिक समीकरण बदला है। 2021 में भारत की सरकार ने 1991 के इस अधिनियम में संशोधन कर दिया। 1991 का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम संशोधित हो गया, और संशोधित करके लिखा गया कि दिल्ली सरकार का तात्पर्य है उपराज्यपाल की सरकार। पूरी चीज बदल दी गई। दिल्ली सरकार का तात्पर्य है उपराज्यपाल की सरकार, और दिल्ली की कार्यपालिका दिन प्रतिदिन का निर्णय भी उपराज्यपाल की सहमति से नहीं कर सकती। और दिल्ली की विधायिका किसी भी विधि का निर्माण उपराज्यपाल की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकती। परिणामतः पूरी शक्ति उपराज्यपाल में निहित हो गई। सेवा पहले से ही है। दिल्ली की सरकार सर्वोच्च न्यायालय में सेवा के मुद्दे पर लड़ रही है। 2021 का भी मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय, सेवा का मुद्दा भी न्यायपालिका में था। अब सर्वोच्च न्यायालय 2023 में सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय देता है, और उस निर्णय में कहता है कि सेवा दिल्ली सरकार के अधीन होगी। सेवा किसके अधीन होगी? दिल्ली सरकार के अधीन होगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक टिप्पणी कर दी
कि अगर सेवा को दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं रखना है तो चुनाव व्यर्थ में क्यों करा रहे हो? दिल्ली में चुनाव की क्या आवश्यकता है? बिना प्रशासन के, बिना सेवकों के, लोक सेवकों के दिल्ली की मंत्रिपरिषद क्या करेगी? क्योंकि तकनीकी तौर पर दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी भी लोक सेवक को कोई आदेश नहीं दे सकता, कोई काम नहीं करवा सकता, कोई हस्तांतरण नहीं हो सकता, कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेवा किसके हाथ में होगी? दिल्ली सरकार के हाथ। लेकिन भारत सरकार को यह मंजूर नहीं था। तो जब भारत सरकार को मंजूर नहीं था तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार को जब मंजूर नहीं था तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ भारत की सरकार ने अध्यादेश जारी करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी कर दिया और कहा कि नहीं, सेवा तो संघ सरकार के यहां। और फिर दिल्ली की सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचती है अध्यादेश के खिलाफ। इसके पहले कि सर्वोच्च न्यायालय अध्यादेश पर कोई निर्णय लेता, संघ की सरकार ने अध्यादेश को कानून बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा, क्योंकि आपने तो अध्यादेश को चुनौती दी है और अब तो कानून बन गया, तो अध्यादेश में अपने याचिका में अध्यादेश शब्द के स्थान पर क्या लिखो? कानून लिखो। जब यह हो रहा था, दिल्ली की सरकार न्यायपालिका में अपने पिटीशन को सही कर रही थी, तो भारत की सरकार ने कानून बना करके एक प्राधिकरण बनाया। एक बहुत ही अच्छा प्राधिकरण भारत की सरकार ने बनाया और दिल्ली सेवा अधिनियम 2023 ला दिया। क्या लाया? दिल्ली सेवा अधिनियम, दिल्ली सेवा अधिनियम 2023 ये ला दिया। और इस अधिनियम के तहत एक प्रावधान लाया गया कि हम लोग एक राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण। और इस प्राधिकरण में 3 लोग होंगे, एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य सचिव और एक प्रमुख सचिव। ठीक, 3 लोग होंगे। और अध्यक्ष इसके होंगे मुख्यमंत्री। इन्हीं की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के अनुसार उपराज्यपाल काम करेंगे। लेकिन जो ये 2 सदस्य हैं मुख्यमंत्री के अलावा, इनकी नियुक्ति भारत सरकार करेगी और बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। तो जो 2 बचे हैं ये भारत सरकार के होंगे और मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष है वह दिल्ली सरकार का होगा। बहुमत के आधार पर निर्णय होगा सेवा संबंधी मामलों में। और अगर प्राधिकरण ने कोई प्रस्ताव पास भी कर दिया, कोई निर्णय ले भी लिया, तो उपराज्यपाल इस प्राधिकरण की बात को माने कोई जरूरी नहीं। तो सेवा में नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, इन सब मामलों में प्राधिकरण काम करेगा जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। बहुमत के आधार पर निर्णय होगा, बाकी दोनों भारत सरकार के होंगे। और अगर कोई इन्होंने रिकमेंडेशन दे भी दिया तो उपराज्यपाल तय करेगा कि मानना है या नहीं मानना। तो जो मौजूदा वातावरण है, इस वातावरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो सरकार है मूलतः
उपराज्यपाल की सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की कोई हैसियत नहीं, कोई कानूनी हैसियत, काम करने वाली कार्यात्मक हैसियत नहीं है। संवैधानिक हैसियत है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जीतेंगे हारेंगे जो भी होंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार का मतलब ही है उपराज्यपाल की सरकार। तो अगर उपराज्यपाल की सरकार वास्तव में बनती है तब वह काम होगा, और अगर नहीं बनती है तो काम नहीं। अब यहां पर यह भी समझना है कि 2021 के संशोधित अधिनियम में लिखा गया उपराज्यपाल की सरकार। तो अगर यह उपराज्यपाल की सरकार है और यमुना प्रदूषित है तो मुख्यमंत्री जवाबदेह या उपराज्यपाल। अगर दिल्ली में प्रदूषण है तो मुख्यमंत्री जवाबदेह या उपराज्यपाल। अगर दिल्ली में दंगा फसाद हुआ तो भारत सरकार जिम्मेदार या दिल्ली की सरकार, क्योंकि पुलिस भारत सरकार के पास है, कानून व्यवस्था भारत सरकार के पास है, लोक व्यवस्था भारत सरकार के हाथ। दुर्भाग्यवश कोई निर्भया जैसी घटना होती है तो भारत सरकार जिम्मेदार है। तो जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है कि जो हमारी सरकार है दिल्ली में, वह सरकार किस तरह से काम करे। संविधान के प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जैसे पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और राष्ट्रपति की तरफ से शपथ कौन दिलवाता है? उपराज्यपाल। ठीक है ना। संसद को विधि बनाने की भी शक्ति है। लेकिन पुनः एक बार जब हम इस दिल्ली के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि 2015 से लेकर 2024 तक या 25 तक जो समस्याएं उभर कर सामने आई हैं, वह समस्याएं पुनः एक बार प्रावधानों के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति में हुए बदलाव के कारण है। अगर प्रावधानों के कारण होती तो 1991 से लेकर के 2014 तक इस तरह की कोई समस्या, इतनी गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन एक भी मामला न्यायपालिका के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। राजनीतिक विवाद रहे होंगे जो सामान्य विवाद होते, लेकिन वह विवाद इस हद तक नहीं पहुंचा कि दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री न्यायपालिका का दरवाजा बार बार खटखटा रहा, चाहे वह मदन लाल खुराना हो या शीला दीक्षित हो। ये दो लंबे कार्यकाल के लिए रहे। लेकिन जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री या जो वर्तमान मुख्यमंत्री, जिस तरह से 2014 के बाद टकराहट हुई है, उस टकराहट की एक परिणति यह भी थी कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था बीच में। इतनी ज्यादा टकराहट थी। तो यह जो शक्ति की गतिशीलता, जिसको हम डायनेमिक्स ऑफ पावर कह रहे हैं, यह शुद्ध रूप से भारत सरकार और संघ द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के पक्ष में है। और इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधायिका या दिल्ली की कार्यपालिका अन्य राज्यों की तरह स्वतंत्र होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं। तो उपराज्यपाल की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। और 2018 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, या जो 2023 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उस निर्णय की
पवित्रता या उस निर्णय की प्रकृति को अगर ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ की सरकार के बीच संबंध को नए सिरे से विकसित करने की आवश्यकता होगी, तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि निर्वाचित सरकार को संसदीय लोकतंत्र में प्राथमिकता मिलती। वह निर्वाचित सरकार सही हो गलत हो जनता तय करेगी, लेकिन निर्वाचित सरकार को नियुक्त सरकार पर प्राथमिकता प्राप्त होती है। नियुक्त चाहे राज्यपाल हो या फिर वह उपराज्यपाल हो, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की प्राथमिकता संसदीय लोकतंत्र में होती। तो हमें उस मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुझाव दिया उस सुझाव के अनुसार ही कदम उठाने की आवश्यकता होगी, तब दिल्ली का विकास होगा। अन्यथा जैसा मैंने कहा आपसे कि पर्यावरण का प्रदूषण है ना, या यमुना की समस्या है। बहुत सारे जगहों पर जो लोग दिल्ली में रहते होंगे देख रहे होंगे कि यमुना मैया इस तरह से बर्बाद हो रही है, क्या है, जो भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। अभी हाल ही में मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि देश का विकास हुआ, अब दिल्ली का बाकी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली देश में नहीं है, देश का हमने कर दिया, अब दिल्ली का अलग से कर रहे हैं। तो एक समेकित दृष्टिकोण, ये क्या है, संविधान यह नहीं बोल रहा है, यह हमारी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सोच जो समय के साथ राजनीतिक दलों की बदली है। तो हमें सोच में परिवर्तन, हमें विचारधारा में परिवर्तन, हमें दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है, क्योंकि देश की संघात्मकता संविधान के प्रावधानों से नहीं बल्कि संविधान के दर्शन से चलती है, संविधान के दृष्टिकोण से चलती है। हमारी संघात्मकता व्यवहारिक है। भारत के संविधान में कहीं संघ शब्द नहीं लिखा हुआ है, जिसको हम फेडरल बोलते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में जो संघ है वो तो यूनियन शब्द है, फेडरल शब्द नहीं है, जबकि हम फेडरेशन हैं, क्योंकि संघ और राज्य की सरकारें हमारे देश में होती हैं। तो इनके बीच में सह संबंध स्थापित हो, इसके लिए हमें अपने राजनीतिक संस्कृति में सुधार की आवश्यकता होगी, विचारधारा में सुधार की आवश्यकता होगी। हम मत भिन्नता रखते हैं, मत भिन्नता रखते हैं, ठीक है ना। तो मत भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जब हम व्यक्ति भिन्नता पर आ जाते हैं तब समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो मत भिन्नता तो स्वाभाविक है, परिवार के भीतर भी मत भिन्नता होती है, ठीक है ना। हम विचारों में अंतर रखते हैं। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन देश रहेगा, देश रहना चाहिए। तो यह विचारधारा की जो लड़ाई है या जो संकुचित हित की लड़ाई है, यह शक्ति संघर्ष को जन्म दे रही है। और इस कारण मौजूदा समय में अगर 1991 से 2024 की यात्रा का विश्लेषण संक्षिप्त में करें, तो मौजूदा समय में जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मामला है, इसमें उपराज्यपाल और संघ की शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की तुलना में ज़्यादा प्रतीत हो रही है, जिसका आधार है 2023 का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, जो संशोधित अधिनियम है, और 2023 का राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण। इन दोनों के आधार पर संघ या फिर उपराज्यपाल की शक्ति में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो यह है पावर डायनेमिक्स जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ सरकार के बीच लगातार विवादों में है, जिसके कारण देश की संघात्मक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। क्योंकि संविधान और संसदीय लोकतंत्र मानता है कि निर्वाचित सरकार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निर्वाचित सरकार सही हो या गलत हो,
उसका निर्धारण जनता करेगी, कोई और नहीं। धन्यवाद।